जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीआरपीसी के बचे हुए सेक्शंस को डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 162 तक पार्ट 1 में डिस्कशन कर दिया गया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही साथ आई बटन पर भी आपको वह लिंक दिख रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 162 से आगे डिस्कशन करेंगे। 484 सेक्शन तक है। जो भी इम्पॉर्टेंट है उन सारे चीज़ों को देखते हुए चलेंगे और जहाँ कुछ डिस्कशन की बात होगी वहाँ हम डिस्कशन भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन 163 है। कहा गया है कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। तो हम जो सेक्शंस पढ़ रहे हैं 154 से लेकर 176 तक, जिसमें कि पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, तो उसी से जुड़ा हुआ है कि किसी भी जो पुलिस अधिकारी है उसको किसी प्रकार का इंड्यूसमेंट जो है ऑफर नहीं करना है, उत्प्रेरणा नहीं देना है। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है 164 में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। जो संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना है उसके बारे में सेक्शन 164 बताता है। आगे आते हैं सेक्शन 164A। इसमें क्या है, बलात् संघ के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। आप देखिएगा ये भी एक कन्फ्यूजन सवाल है और आपको ये कन्फ्यूज कर सकता है आपके एग्जाम में। थोड़ा सा आपको जब भी ये सवाल आए चिकित्सा परीक्षा का तो ध्यान रखिएगा। ये जो 164 का ए है इसमें पीड़ित व्यक्ति है, मतलब जो विक्टिम है उसके एक मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की गई है, न कि ऑफेंडर के एग्जामिनेशन के बारे में की गई है। तो अब आपसे कमेंट बॉक्स में यह सवाल है कि जो अगर रेप का ऑफेंडर है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो किस सेक्शन के तहत होता है। चलिए अगला सवाल 165। सेक्शन 165 पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अगर किसी के घर में या किसी के स्क्रैप में, जहाँ पर स्क्रैप बेचता है लोग, कबाड़ी वाले के दुकान के, पुलिस ऑफिसर की तलाशी कैसे लेता है, तो वो सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, दैट इज 165 इज द राइट आंसर। चलते हैं आपके पास 166 नंबर पर। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है? व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट। इसके बारे में बताया गया है। वहीं 66 के ए में क्या बताया गया है, बताया गया 166 के ए में भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र, लेटर टू रिक्वेस्ट टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। सेक्शन 167 आपके एग्जाम के लिए मैं वीवीआई देता हूं जो आपको पूछा जा सकता है। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं होता है तो प्रोसीजर क्या होता है। तो इसको शॉर्टकट में रिमांड बोला जाता है कि जो जो भी होता है एक्यूज्ड उसको हम लोग रिमांड पर लेते हैं। तो रिमांड पर लेने की जो है, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि पुलिस कस्टडी जो है मैक्सिमम कितने दिन का होता है, तो 15 डेज का होता है। वही अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में जब जिसमें कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अनन्य की अवधि का जो है, अन्यून की अवधि का ना हो, तब कितना कस्टडी मिलता है, तो 90 डेज से अधिक का नहीं मिलेगा। और अन्य अपराध में अभिरक्षा कहाँ है, 60 डेज से अधिक नहीं होगा। तो यहीं से एक सवाल बन के निकलता है आपके लिए कि आरपी यूपी में जो है मैक्सिमम एक्यूज का कितना अब कस्टडी मिल सकता है, तो वो 60 डेज होता है। क्यों 60 डेज होता है? क्योंकि आरपी यूपी एक्ट जो है वह एक असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो जो असंज्ञेय अपराध हो गया तो उसमें सजा क्या है, मृत्यु, आजीवन कारावास और 10 वर्ष से कम का तो है नहीं, तो इसलिए उसमें क्या होगा, 60 डेज का कस्टडी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल आ जाए या डायरेक्टली आ जाए, सवाल आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। आगे देखते हैं सेक्शन 168। सेक्शन 168 बताता है अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। जैसे सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो किसको देगा, अपने इंचार्ज को देता है, तो उसको सबमिट करता है, फिर उसके ऊपर वो ऊपर फॉरवर्ड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण का रिपोर्ट। जैसे
अगर हम इसको उदाहरण से समझे तो मान लीजिए एएसआई एंड सब इंस्पेक्टर को अगर कोई इंक्वायरी मिलता है आरपीएफ में, तो वो किसको देता है, वो अपना एसएचओ जो है, जो पीसी होता है, पुलिस जो पोस्ट कमांडर होता है या इंस्पेक्टर इंचार्ज जो है, उसको अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और वो इंस्पेक्टर इंचार्ज उसे ऊपर फॉरवर्ड करता है। आइए फिर देखते हैं 169 में रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिट, जब साक्ष्य जो है अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। ठीक है, मतलब अगर एविडेंसेस पूरा नहीं हो पा रहा है तो अभियुक्त को छोड़ा जाना। और वहीं सेक्शन 170 कहता है जब साक्ष्य पर्याप्त हो, जब एविडेंसेस जो है वो हैं सफिशिएंट में है, तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। तो मामलों को कहाँ भेजा जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास। तो गुच्छे गुच्छे में 169 170 को एक साथ याद करिए ग्रुपिंग में। आइए आपको दिखाते हैं 171 सेक्शन नंबर, वो है कंप्लेंट एंड विटनेसेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू ए कंपनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रेस्ट्रेंट। परिवादी और साक्षी से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आइए 172 केस डायरी के बारे में बताया गया है। डायरी प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन कन्वेशन के कार्रवाइयों की डायरी, जो कि हर केस में हम लोग सीडी जो करते हैं, केस डायरी सीडीज बनाते हैं, दैट इज 172। एंड लास्ट वन क्या है, 173 में है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी को की रिपोर्ट जो है उसको फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है, इसको पीआर प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट भी कहा जाता है, जो हम लोग प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट आरपीएफ में भेजते हैं। ये सारा चीज़ सेक्शन 173 के अंतर्गत समझा जाता है। अब जो यूडी केस होता है उसके लिए इंक्वेस्ट कहाँ से बनता है, तो सेक्शन 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, इसके संबंध में बताया गया है। जब भी किसी प्रकार के अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो उसके संबंध में जब भी जीआरपी जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करती है वो किस सेक्शन के तहत करती है, वो सीआरपीसी के 174 के तहत करती है। आइए देखते हैं 175 में है व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, पावर टू समन पर्सन्स। तो ये जो समन करने की शक्ति है ये रिलेट करता है किससे, सेक्शन 174 से करता है। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट के संबंध में अगर कोई है तो उसको समन करने की शक्ति है। वहीं आते हैं सेक्शन 176 पर, इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच। अगर कोई हो जाता है, संज्ञान मजिस्ट्रेट लेता है और उसको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन की और आवश्यकता है इस डेथ केस में, तो वो फिर मजिस्ट्रेट करता है कि इसके कारण की किसी भी पुलिस ऑफिसर से वो जांच करवा सकता है। इस तरीके से सेक्शन 154 से 176 तक, इसके में एक सवाल आपके एग्ज़ाम में श्योर है आएगा ही आएगा, और उसके लिए आप तैयार रहिए। सारा चीज़ आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे न्यायालय के बारे में। जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता, कि क्या कुछ दंड न्यायालय कैसे कर सकती है। तो सबसे पहले है सेक्शन 176, इसमें है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, जांच और विचारण का मामूली स्थान के बारे में बताया गया है कि जहां पर घटना होती है उसी अधिकारिता क्षेत्र में उसकी जांच या विचारण होगी उस मजिस्ट्रेट के पास। दूसरा क्या बोलता है सेक्शन 178, प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, जांच या निवारण का स्थान क्या होगा उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 181, कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान, प्लेसेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। इसमें क्या है, ठग, डकैती और मर्डर, स्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, किडनैपिंग और एब्डक्शन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी या क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन का केस है, तो उसमें विचारण का स्थान कैसे होगा, प्लेसेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, इन सब ऑफेंसेज में ट्रायल कहाँ होगा उसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 183 में यह बताया गया है कि ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी और वयाग, मतलब यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। अब जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है और किसी का जो है सामान मुगल सराय में चोरी होता है और वो उसको पता चलता है कि क्यूल जंक्शन है या भागलपुर जंक्शन है, वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे पता चलता है कि उसका सामान चोरी हो गया है, तो ये क्या है, ऑफेंस कमिटेड ऑन जर्नी में होता है। और उसमें जो है इस तरह के अपराध में क्या कुछ कहा जाता है, इस तरह के अपराध में है कि जहाँ पर आपको पता चलता है वहाँ पर आप केस को रजिस्टर करिए और जहाँ पर भी आप प्लेस ऑफ ऑकरेंस बताते हैं वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। आइए देखते हैं
चैप्टर 14 में है कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। इसमें इंपॉर्टेंट है सेक्शन 190 हमसे जुड़ा हुआ है। मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान कैसे लिया जाता है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, इसके बारे में बताया गया है। कहा गया है कि कोई भी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः या सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा गया कि आपको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही जो है वो अपराधों का संज्ञान लेगा, लेकिन इसी सेक्शन के उपधारा 2 में जिस भी सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी अगर शक्ति दिया गया है तो वो भी संज्ञान ले सकता है और वो भी जो है कॉग्निजेंस कर सकता है। कब? तो उन तथ्यों पर जिसमें लगता है कि ऐसा अपराध बनता है और परिवाद प्राप्त होने पर। दूसरा है ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट पर। और तीसरा है पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर ऐसा अपराध किया गया है। तो इस तरीके से जो है वो संज्ञान लेगा मजिस्ट्रेट। आगे देता है कि सीजेएम जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को क्या करता है, एम्पावर कर सकता है कि वो भी कॉग्निजेंस ले पाए, जो कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं सेक्शन 191 में ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड। अब मान लीजिए किसी कोर्ट में केस चल रहा है मजिस्ट्रेट के पास, लेकिन ऐसा लगता है एक्यूज्ड को कि उसको यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, उसकी पुरानी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसा चीज़ है, तो अभियुक्त आवेदन कर सकता है कि इसको जो है दूसरे मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसा क्यों है? इसको कहते हैं जस्टिस, लॉ ऑफ जस्टिस। मतलब कि हमारे देश के कानून में यह कहा गया है कि 99 दोषी जो है वो छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इन सब केसेस को देखते हुए और इन सब चीज़ों को देखते हुए इसे बनाया गया है। आइए देखते हैं सेक्शन 192 में है क्या, मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले, मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट्स। मजिस्ट्रेट्स को केस देना है, कैसे देना है उसके बारे में इसमें दिया गया है कि किस केस में कौन सा किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, कौन सा किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। ये क्या है, मामलों को मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। आगे है सेक्शन 196 है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजना, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 199 को याद रखिए, ये 499 से जाके जुड़ता है किसके, 499 आईपीसी में, कि प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन, मानहानि के लिए अभियोजन कैसे होगा। तो 499 आईपीसी क्लम्स विथ किससे, सेक्शन 199 सीआरपीसी से। अब आइए मजिस्ट्रेटों से परिवाद, मतलब कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट कैसे आता है। सबसे पहले सेक्शन 200 में है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, परिवादी की परीक्षा की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 203 में है आपका अगर परिवाद है, सही लगा तो ठीक, नहीं तो फिर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट, परिवाद का खारिज किया जाना। फिर 207 में क्या है, अभियुक्त को 207 में बताया गया है अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना, सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। तो जो भी होता है अभियुक्त उसको पुलिस रिपोर्ट या उसके बाद भी अगर कोई केसेस में डॉक्यूमेंट एंट्री होता है या कोई भी चीज़ होता है तो उसे उसकी कॉपी 207 के तहत दी जाती है, सीआरपीसी 207। तो सीआरपीसी 200 में हम लोग परिवादी की परीक्षा किए, 203 में उसका परिवाद खारिज किए और 207 में उसका क्या किए, हम लोग अभियुक्त को जो है एक एक कॉपी दिए पुलिस रिपोर्ट और इन चीज़ों का। 210 में क्या दिया है, 210 इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इन अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। फिर से देखते हैं, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। तो इसके बारे में बताया गया है कि एक कंप्लेंट केस भी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उसमें कैसे किया जाएगा, सेम ऑफेंस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। कुछ डीपली इसमें मैंने रिवीजन करा दिया आपको, लेकिन मेरे हिसाब से है कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन टफ हो रहा है, सभी लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इस कारण से थोड़ा सा मैंने इसे डीप ले गया है। वैसे अगर मेरे हिसाब से पूछे तो 210 207 पूछ सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको
जो पूछी जा सकती हैं उसी को कवर किया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे आसान्वित नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में आए। तो चलिए 210 तक हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं चार्जेज के बारे में, फॉर्म ऑफ चार्जेज। यहाँ से हो सकता है एक दो सवाल आ जाए कि क्या कंटेंट होता है, कैसे रिजेक्ट होता है, कैसे सेलेक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे सेक्शन 211 सीआरपीसी बताता है कि आरोपों की अंतर वस्तु कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या होगा, उसके बारे में। वहीं 220 बताता है आपको एक से अधिक अपराधों के लिए ट्रायल जो है, ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेज, उसका कैसे किया जाएगा। तो 211 और 220 इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ चार्जेस के रूप में। फिर आइए सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में भी दो सवाल मैंने देखा है। 228 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप विरचित करना, और सेक्शन 232 याद रखिए एक्विटल, दोष मुक्ति। ठीक है, ये सवाल है बट इसको लाइटली ही लीजिएगा, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए सेक्शन 240 पे चलते हैं। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, जो पुलिस रिपोर्ट पर होता है उसमें 240 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब कि क्या पुलिस ने चार्ज लगाया है उसके बारे में ये बताया गया है। जैसे आप किसी को भी सेक्शन लगा देते हैं कि सेक्शन 146 है रेलवे एक्ट, क्यों लगा दिए कि उसने आपके कर्तव्य में बाधा पड़ा है, तो आप इसको चार्ज में लिखेंगे कि इसके ऊपर क्या चार्ज लगा है। आइए संक्षिप्त विचारण वाले चैप्टर पे चले तो सेक्शन 260 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, पावर टू ट्राई समरली। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट है सेक्शन 300 में पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्यूटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, मतलब एक बार दोष मुक्ति या दोष सिद्धि किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण जो है ट्रायल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 303 जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट whom प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड। जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। इसके बाद चैप्टर 33 है, यहाँ से एक सवाल श्योर है आपका, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स। 436 में क्या है, किन मामलों में जमानत ली जाएगी, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, मतलब जो जमानतीय अपराध है उसमें जो है आपको दिया ही जाएगा बेल, तो इसलिए मामले में क्या है बेल लेने के बारे में बताया गया। 436 का ए जोड़ा गया, अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, इसके बारे में ये बाद में 436 के ए में जोड़ा गया। 437 अजमानतीय अपराधों की दशा में कब जमानत ली जाएगी, जब नॉन बेलेबल केस है तो उसमें बेल कब मिलेगा। और 438 जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। इसके बाद आते हैं 439, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको, स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल, जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की जो विशेष शक्तियां हैं उसके बारे में बताया गया है। वहीं 440 में क्या बोला गया है, 440 में अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंड रिडक्शन देयर ऑफ, जो बंद पत्र है उसका क्या रकम होगा और उसे घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में 440 में बताया गया है। वहीं 442 बताता है अभिरक्षा का उन्मोचन, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, अगर किसी को बेल मिल गया है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कस्टडी से डिस्चार्ज कर देंगे। एंड लास्ट चैप्टर देखेंगे हम लोग जो है चैप्टर 34, जिसमें संपत्ति का बयान, यहाँ से भी सवाल बनेंगे। सेक्शन 451 क्या कहता है, कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और बयान के लिए आदेश, मतलब ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। जैसे आप देखते होंगे मालखाना क्यों बनाया जाता है, मालखाना इसीलिए बनाया जाता है कि जब तक ट्रायल चलता है, केसेस चलते हैं, उसमें क्या है सामान को रिलीज़ नहीं किया जाता है। जैसे 160 का में भी 160 रेलवे एक्ट में अगर कोई गाड़ी लॉरी पकड़ा गया है तो उसे हम लोग अपने पास सीज करके रखते हैं जब तक केस डिस्पोजल नहीं होता है। ये चीज़ें 451 में बताया गया है। वहीं 452 में क्या है, ऑर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब विचारण की समाप्ति हो जाएगी तो किस प्रकार से बयान करना है, तो उसका एक हलफनामा बनाते हैं, उसका जिम्मेनामा बनाते हैं, उसके बाद जो है कोर्ट से ऑर्डर लेकर के फिर उसको छोड़ते हैं हम लोग। दैट इज़ 452 सेक्शन 452। और 454 क्या कहता है, 454 में कहता है कि 52 और 53 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील, अगर जो है किसी का गाड़ी लॉरी सीज हुआ है और ट्रायल खत्म होने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा है तो वो अपील कर सकता है, अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन
452 और सेक्शन 453। वहीं 459 विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति, पावर टू सेल पेरिसिबल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि आप केंदू पत्ता, जो बीड़ी बनाने वाला तेंदू पत्ता होता है, उसको सीज करते हैं, तो उसको फिर वो विनश्वर संपत्ति है, उसको कैसे आप करिएगा, तो पेरिसिबल गुड्स को क्या कहा जाता है कि उसे कोर्ट के ऑर्डर पर बेचा जाता है, बेच करके उसका जो कैश बनता है उस कैश को रखा जाता है आपको क्या कहते हैं, कस्टडी में। तो इस तरीके से 459 इम्पॉर्टेंट था। कुल मिलाकर के हम लोगों ने सीआरपीसी को रिवाइज कर लिया है। आशा करता हूं कि आपके लिए यह रामबाण साबित हो और इसमें से ही सवाल आपके पास एग्जाम में दिखे और आप आसानी से उसे हल कर पाएँ। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज़ के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।